हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फटाफट से आ जाइए, हार्दिक अभिनंदन है आपकी क्लास में। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पर बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी अग्नि बैच, और इसमें हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 और जिसका नाम है रोज़। रोज़ एक कहानी है जिसका पहले अज्ञे जी ने नाम दिया था ग्रैंगिंग, लेकिन बाद में इसको बदल कर और क्या नाम दे दिया है, रोज़ शीर्षक दे दिया है। और ये लिखा गया है अज्ञे जी के द्वारा, ये कहानी लिखी गई है। और अज्ञे जी का पूरा नाम आप एक बार फिर से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। तो हम पढ़ने वाले रोज कहानी, और रोज कहानी को का अगला भाग शुरू करने से पहले हम हमारे पिछला वाला जो भाग है जो हम पढ़ चुके हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि कहानी कहाँ हमने खत्म करी थी। क्या होता है भाई कि एक परिवार है जिसमें महेश्वर बाबू है, मालती है और उनका बेटा टीटी है। तीनों रहते हैं और एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं। वहाँ पर जो महेश्वर बाबू है वो डॉक्टर है और मालती गृहिणी है। अब क्या होता है कि मालती के कोई दूर के रिश्तेदार का जो भाई है, और वैसे उसका बहुत अच्छा दोस्त है, वो एकदम काफ़ी समय बाद में 4 साल बाद में मिलने आते हैं उनसे। तो जब लेखक स्वयं है, जो यहाँ पर मालती के जो भाई है, वो लेखक स्वयं अपनी कथा को यहाँ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने वहाँ कदम रखा तो एक अजीब सी छाया मुझे वहाँ पर महसूस हुई कि कुछ ऐसी निराशावादी छाया है। तो इस तरह से वहाँ थोड़ा सा उनको अजीब सा लगा, और उस निराशावादी छाया में वो भी घुल मिल रहे थे, वो भी वैसे ही निराशा की तरफ जा रहे थे, निर्जीवता की तरफ जा रहे थे। तो ऐसे उन्होंने मालती की दिनचर्या के बारे में यहाँ बताने का प्रयास करा है। जब वे जाते हैं तो उनके पति रहते हैं, थोड़ी देर बाद में उनके पति आते हैं, डॉक्टर होते हैं, सरकारी डिस्पेंसरी से वापस आते हैं, उनके साथ मेल मिलाप करते, खाना खाते, खाना खा के फिर वे चले जाते हैं। तब तक जो लेखक और मालती दोनों रहते हैं और टीटी रहता है, और कुछ मतलब भाई बहन है, वे या बहुत अच्छे फ्रेंड है, भाई बहन से ज़्यादा वो बहुत अच्छे दोस्त है। बचपन से वे एक ही क्लास में पढ़े थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में अब जो वार्तालाप हो रहा है वो बिल्कुल नाम मात्र का हो रहा है, बहुत कम वार्तालाप हो रहा है। तो लेखक को थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि ये पहले वाली मालती है जो हंस खेल के रहती थी, बहुत मुस्कुरा कर रहती थी, बहुत मतलब उत्साह के साथ में रहती थी, वही मालती है जो अब अपनी दिनचर्या को जैसे तैसे करके काट रही है। तो ऐसे ही पानी की बात होती है, पानी आने वाला है वगैरह वगैरह, जो भी बहुत सारी बात होती है। तो 4 बज चुके होते हैं, 4 का घंटा जो टन 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 बज गया होता है, वहाँ तक हमारी कहानी होती है। अब आगे देखते हैं कि मालती के जो पति हॉस्पिटल गए थे वो वापस आते हैं या नहीं आते हैं, लेखक और मालती के बीच में क्या वार्तालाप होता है, कहानी किस मोड़ पर जा रही है, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बने रहिए बच्चों, आपस में चैटिंग बिल्कुल न कीजिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर पढ़ने आते हो। मैंने आपको कई बार कहा है, जब भी आप अपनी बुक को हाथ में लेते हो या जब भी आप मोबाइल के स्क्रीन के सामने खड़े हो, उस समय एक बार अपने माता पिता का जरूर स्मरण कीजिए कि वो कैसे काम करके, कितनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो इतना जरूर कीजिए और अपने मन में सोचिए कि हमें इस मेहनत का कर्ज जरूर उतारना है, तो तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज तो आप सीरियस नहीं हो पाओगे, क्योंकि फुल चैटिंग चलती है। आगे देखिए, 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। लेखक ने 3 बजे वाली बात थी, जब 4 बज रहे थे, 4 का घंटा बज रहा था, टन 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 ऐसे, तब 3 बजे वाली जो बात थी, जो भी सीन था, वो उन्होंने फिर से देखा। अब की बार और उग्र रूप में, और भी ज़्यादा तेज में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनैच्छिक का मतलब होता है बिना इच्छा वाली, ठीक है, जिसकी कोई कामना न हो, जिसकी कोई कामना न हो, अनुभूति विहीन, और न वो कोई अनुभूत कर रही है, न कोई अनुभव कर रही है किसी प्रकार का, नीरस, जिसमें किसी प्रकार का कोई रस नहीं है, यंत्रवत, मशीन की तरह। मालती का जो जीवन है वो कैसा हो गया था, बिल्कुल अनैच्छिक, उसके मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं थी, कोई अभिलाषा नहीं थी, अनुभूति विहीन, किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं कर रही थी, नीरस था जिसका जीवन, बिना रस के था, बिना आनंद के था, बिना हर्ष उल्लास के था, ठीक है, और यंत्रवत, मशीन की भांति बस अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही थी। थके हुए यंत्र के से स्वर में वह कह रही थी, 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, कि वह बस इन घंटों को गिन रही है। जब भी टाइम के चेंज होने का घंटा बजता है और वो इनको गिनने में ही अपना समय पूरा बिता रही हो। लेखक को ऐसा अनुभव हुआ, जैसे मीटर का स्पीडोमीटर, मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे?
कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। लेखक सोच ही रहते हैं कि जो मोटर होती है, मोटर का जब चलाते हैं तो उसका जो स्पीडोमीटर है ना, अपना एक यंत्रवत मशीन की भांति अपना एक जो पूरा गोला है वो नापता जाता है और उसमें चलता रहता है, भाई अभी ये मीटर चल गया है तो उसका ये रीडिंग हो गई है, उसकी मीटर की ये रीडिंग हो गई है, वो उसका जो फासला है वो तय करता जाता है। तो लेखक ऐसा सोच ही रहे थे, जितने धीरे 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 लेखक को नींद आ गई। तब छः कभी के बज चुके थे। जब किसी के आने की आहट हुई तो मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। मालती के जो पति थे वो वहाँ पर वापस आ गए थे। उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली था, क्योंकि लेखक अपना जो बिस्तर था, अपना सामान था, वो पीछे कुली को छोड़कर और फिर जल्दी जल्दी फटाफट यहाँ मालती के घर तक पहुँच गए थे। लेकिन जो कूली है वो धीरे धीरे, क्योंकि पैदल चलता वो आ रहा था तो काफ़ी समय लग गया, तो महेश्वर के साथ ही कूली भी आ गया था। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी तो है ही नहीं। ठीक है, मैंने हाथों से मुंह पहुँचते पहुँचते महेश्वर से बातें बड़ी देर की ऐसा पूछा आपने। आगे देखिए, ऑपरेशन, उन्होंने किंचित ग्लानि का मतलब क्या होता है? घृणा। ग्लानि का मतलब क्या होता है? घृणा। घृणा का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज़ से कोई गंदगी देख ली है या कोई ऐसा कटा हुआ घाव देख लिया, हम कहते हैं ना एकदम ऐसा घृणित सा भाव आता है, वो वाली घृणा। तो ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ आज वह ग्रैंगिन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। ग्रैंगिन कैसे हो गया? मैंने पूछा। एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको कैसे अच्छे मिल जाते हैं? केस आएगा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं। आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। यहाँ पर आएगा के लिए, कि मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आमदनी अच्छी होती है इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको केस अच्छे मिल जाते हैं। इस हिसाब से कि आपको जो डॉक्टरी है, यानी कि आप जो मेडिकल कर रहे हो उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए केस अच्छे मिल जाते हैं। बोले हाँ मिल ही जाते हैं। यही ग्रैंगिन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। ग्रैंगिन क्या होता है? एक कांटा चुभ जाता है और वो कांटा अंदर ही रहता है। धीरे धीरे वो पैर के अंदर उस कांटे का जो जहर है वो फैलता जाता है और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि उस पैर को काटना ही पड़ता है। हाथ में लगा है तो हाथ को काटना पड़ता है। अगर हम समय रहते हैं उस कांटे को निकाल देते हैं और फिर जो भी दवाई पट्टी करनी है, जो भी उपचार करना करते हैं, तो उससे ग्रैंगिन आगे नहीं बढ़ता है। तो कोई भी सामान अगर हमारी स्किन में गया है, हमारी बॉडी में गया है और वो हार्मफुल है, मतलब हाइजीनिक नहीं है, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसा ही नुकसान यहाँ ग्रैंगिन के रूप में होता था। नीचे बड़े अस्पतालों में भी आता है। आगे देखिए, मालती आंगन से ही सुन रही थी ये सारी बातें, जो महेश्वर और लेखक जो भी बातें कर रहे थे वो सारी बातें मालती आंगन में सुन रही थी। अब आ गई बोली, हाँ केस बनाते देर क्या लगती है। अब उसके विचार से ये है कि भाई केस बनाते देर क्या लगती है, मतलब कि कैसे भी डॉक्टर को तो केस बनाना है, डॉक्टर को तो हाथ पैर काटने, वो काट लेगा, क्या है। लेकिन मालती समझ नहीं पा रही थी कि ग्रैंगिन की गंभीरता क्या हो सकती है। कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे और बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाए कि अगर हम उसके हाथ पैर जो भी है जहाँ ग्रैंगिन हुआ है, अगर उसको नहीं काटेंगे तो क्या उसकी जान गंवा देंगे? यानी कि अगर वो ये अपना अंग नहीं कटवाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। हाँ, पहले तो दुनिया में जैसे कांटे ही नहीं होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। अब ये जो महेश्वर यहाँ पर मुस्कुराए थे वो क्यों मुस्कुराए? क्योंकि मालती की अनभिज्ञता, मालती इस ज्ञान से अपरिचित थी कि कांटे के कारण, कांटे का कई देर तक, एक कांटा भी अलग अलग तरह का होता है, कांटे के कई देर तक हमारे शरीर में रहना जहर पैदा करता है और धीरे धीरे वो नासुर बन जाता है और धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में उसका जहर फैल जाता है, अंत में हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो मालती कह रही जैसे पहले कोई कांटा हुआ ही नहीं थे क्या, कांटे थे ही नहीं क्या, लोगों के कांटे चुभते नहीं थे, पहले तो ये सब नहीं होता था, अभी क्यों होता है भाई? ठीक है, तो महेश्वर हंस देते हैं। उस महेश्वर को लगता नहीं कि मैं कुछ उत्तर दूँ, वो उत्तर दे नहीं पाते हैं। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है
कि भाई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरी ऐसे ही होती है, किसी की परवाह तो होती नहीं है, कभी क्या काट दिया कभी क्या काट दिया, ऐसे करके ऑपरेशन करते हैं। ओके आगे चलिए। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ, मालती कह रही है भाई कि मैं तो रोज ऐसी ही है, जो किसी की बाँह काटी है, किसी का पैर काटी है, मैं तो हमेशा ही ऐसी बातें सुनती रहती हूँ। अब कोई मर जाए तो ख्याल ही नहीं होता, मतलब अब तो भले कोई मर भी गया है तो मुझे ज़्यादा ध्यान में नहीं आता है, लेकिन पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। मालती अपनी पुरानी बातें बता रही है, किसको, लेखक को बता रही है, अपने दोस्त को बता रही है कि भाई अब तो इतनी मरने की बातें होती है तो अब तो मुझे ध्यान नहीं आता है, मैं ज़्यादा गौर नहीं करती हूँ और ध्यान नहीं देती हूँ, कुछ टेंशन भी नहीं होती है। लेकिन पहले क्या, शुरू में जब ऐसा होता था कि भाई वो मर गया है, भाई जब डॉक्टर साहब आते थे, यानी कि महेश्वर जी जब आते थे तो अपनी पत्नी को बताते, आज मैं ये ऑपरेशन करके आया हूँ और फला व्यक्ति है उसकी मौत हो गई है, उसने ध्यान नहीं दिया। तो जो मालती है वो तो बहुत पहली बार ऐसी बातें सुनी थी। अब डॉक्टर के घर में तो इस तरह की बातें होती है, लेकिन मालती के घर में ऐसा माहौल नहीं था। तो वो कई दिनों तक सो नहीं पाती थी, रात भर सो नहीं पाती थी, उसको टेंशन होती, भाई ये मर कैसे गया, मर कैसे। कई लोग होते हैं जो मृत्यु के नाम से ही डरने लग जाते, दूसरों की मृत्यु हुई है नींदें उनकी उड़ जाती है, या दूसरों की कोई चोट लगी है नींदें उनकी उड़ जाती है। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं, मालती भी उनमें से ही थी। तो वो कह रही है कि पहले तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा टिप 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 टिप, मतलब पानी आ गया है। मालती ने कहा पानी और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जा रहे हैं, बर्तनों की आवाज़ होती है खनखनाहट। टिटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया, क्योंकि महेश्वर को पता था वो बर्तन साफ कर रही है, पानी है वहाँ पर, हो सकता है टीटी भी गीला हो जाए। वह मचलने लगा और चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं। कौन बोल रहे हैं? ये महेश्वर बोल रहे हैं। कथन भी आपको ध्यान रखने बच्चों कि कौन सा कथन किनके द्वारा कहा जा रहा है, कौन सा कथन मालती के द्वारा, कौन सा कथन महेश्वर के द्वारा, कौन सा कथन लेखक के द्वारा किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वह गर्मी तो बहुत होती है तो खोने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं भाई, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। अब के नीचे जाएंगे तो चार पहिया ले लेंगे। चार पहिया क्या होती है? जो खाट होती है ना, उनको चार पहिया भी बोलते हैं। मेरे इधर खाट बोली जाती है। फिर कुछ रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टिटी अभी रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर की तरफ खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टिटी और मैं, दो पलंगों पर आराम से बैठे थे और वार्तालाप के लिए उपयुक्त तो विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टिटी से खेलने लगे। मतलब महेश्वर और लेखक दोनों और टिटी तीनों दो पलंग के ऊपर बैठे थे, जैसे भी बैठे हो, और उनके बीच में कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था उनको बातचीत करने का, किस टॉपिक पर बात करें, क्योंकि बहुत समय पहले तो मिले नहीं थे, पहली बार मिले हैं। तो पहली बार मिले तो वही जो फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिक जो वार्तालाप होता है वो उन्होंने किया। उसके बाद कोई ऐसा विषय मिल नहीं रहा था, किसी रिश्तेदार को ऐसा दोनों जान नहीं रहे थे कि हम इनके बारे में बातचीत करें, उनके बारे में बातचीत करें। फर्स्ट बार मिल रहे थे तो फर्स्ट बार की जो मीटिंग होती है वो ऐसी होती है, फॉर्मल होती है, थोड़ी औपचारिक होती है। तो वो इस कमी को, कौन सी कमी को कि वो बातचीत नहीं कर पा रहे थे, इस कमी को वो छुपाना चाह रहे थे और टिटी से खेल रहे थे। बाहर आकर वो कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके फिर रो उठता था। अब क्या भाई, बाहर आ गया तो चारों तरफ का वातावरण देखकर टिटी चुप हो जाता, लेकिन बीच बीच में उसको फिर अपनी माँ की याद आ जाती। तो जैसे फिर कोई भूला हुआ कर्तव्य है वो याद आ जाता, भूला हुआ कर्तव्य क्या, अपनी माँ की याद आ जाती, और फिर बीच बीच में वो रो डालता था, फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते कि टिटी के बारे में कोई आदत है तो ऐसी बात बोल दी। मतलब वार्तालाप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, जबरदस्ती बात को खींचा जा रहा था। मालती बर्तन धो चुकी थी, अब वह उन्हें लेकर आंगन की एक और रसोई के छप्पर की ओर चली। तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं। अंगीठी आएगा यहाँ पर, सिगड़ी है ना, अंगीठी पर रखे हैं। अंगीठी क्या होती है बच्चों? एक प्रकार की सिगड़ी होती है जो कोयले से जलाई जाती है और ऐसे इस तरह की होती है। देखिए ऐसी होती है थोड़ी, यहाँ पर ऐसे
कॉलम होते हैं, पकड़ने के हैंडल होते हैं, यहाँ पर एक गेट लगा हुआ होता है और यहाँ पर कोयले रखे जाते हैं और इस गेट से हवा जाती है और कोयलों को आँच मिलती है, हवा मिलती है और वो यहाँ सुलगना शुरू कर देते हैं। तो वो हो सकता है बंद पड़ी हो, इसलिए उन्होंने अंगीठी पर रख दिए। कागज में लिपटे हुए मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में, क्षीण का मतलब क्या होता है, धीमा, धीमे प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। जैसे उस पढ़ने का तो शौक था ही, लेकिन अपनी घर गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसने पढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही उसको अखबार का पेज मिला, कुछ लिखा हुआ था और पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, दोनों अखबार के कागज का जो भी पढ़ना था, दोनों तरफ जितना भी लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ था उसने पढ़ डाला। तब वह एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे, कि जब भी हम स्कूल में भर्ती हुए थे, लेखक बता रहे हैं, अपनी पुरानी बातों को ताज़ा कर रहे हैं, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ कर खाना। अमियाँ क्या होती है, छोटी छोटी जो कैरियाँ होती है उन्हें क्या बोलते हैं, अमियाँ बोलते हैं। अब ये जो यहाँ पर बात बताई है लेखक ने, आप में से किसी ने कुछ किया है कभी कि स्कूल को बंक करके भागे हो क्या? आप किसी भी, यहाँ तो लेखक अमियाँ को चुराने के लिए स्कूल बंक कर रहे थे, आप में से किसी ने किस ने स्कूल बंक किया है, कभी लाइफ में किया है क्या? अभी तो आपकी स्कूलिंग ही चल रही है, लास्ट ईयर है आपकी स्कूलिंग का, तो अब तक आपने कितनी बार स्कूल बंक किया है देखिए। और ये भी एक आनंद होता है, अलग ही आनंद होता है। मुझे याद आता है कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती, तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था, क्योंकि मालती उनकी फ्रेंड थी लेखक की, और जब दोस्त नहीं गए तो फिर ऐसे भागने का और बंक करने का मज़ा क्या, और जिस कारण जा रहे हैं, अमियाँ तोड़ने जा रहे हैं, वहाँ पे दोस्त ही नहीं है तो फिर वो मज़ा क्या। तो ये सब जो मज़े हैं वो ग्रुप में लिए जाते हैं, अकेला चना बाहर नहीं जोग सकता है। तो आप ग्रुप में, समूह में या आपके दोस्त के साथ में जो कार्य कर रहे हो तो आप इस चीज़ का आनंद उठा पाते हो। मालती कुछ नहीं पढ़ती, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद में देखो कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य का मतलब क्या है? रोज। ठीक है, पिता ने क्या कहा था भाई, रोज के 20 पेज उसको पढ़ने हैं। नित्य उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछेंगे, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्दत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ेगी। उसके बाद वह बहुत पिटी और वह अलग बात है, पर वह अलग बात है, पिताजी ने उसको मारा पीटा। वो अब बचपन की बातें होती है, उस समय बच्चे जो होते हैं वो उद्दंड होते हैं, थोड़े से व्याकुल होते, बेचैन होते, और बेचैनी के कारण और ऐसे मतलब विद्रोहपूर्ण भाव रहता है उनके मन में, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल रहता उस समय। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या? यह तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? महेश्वर ने ऐसे ही पूछ लिया। बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। विस्तीर्ण का मतलब क्या हो गया है? फैल गई। तब मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की ओर भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता का मतलब होता है कमी की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा का मतलब क्या होता है? इंतजार करने लगे। हम भोजन कर चुके थे, बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, वह तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। आगे देखिए, वह बोले थके तो आप अधिक होंगे। 18 मील पैदल चलकर आए हैं,
किंतु उनके स्वर ने मानो ओढ़ लिया। थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, वह ऊँघ रहे हैं। ऊँघ का मतलब नींद ले रहे हैं, नींद ले रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। अब वो जो अपर संज्ञा है, अपर का मतलब होता है दूसरी, किसी दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे ने, ठीक है, संज्ञा। किसी दूसरे व्यक्ति ने आकर कहा कि वे ऊँघ रहे हैं भाई, वे सो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, किसने कहा भाई, ये मालती ने कहा। लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर आराम से सो होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी। आकाश अनब्र था। अनब्र का मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। पूर्णिमा की रात्रि थी, चांदनी है वो चमक रही थी, लेकिन आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क यानी कि सूखी और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से भी छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो या झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष लंबे लंबे होते, पहाड़ी इलाकों में होते, बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए हैं। चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं है। कोमल तो है लेकिन ऐसा रुदन स्वर नहीं है, अच्छा स्वर था। अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं है। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे थे, वे भी सुंदर से दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, दिन भर, क्योंकि गर्मी का समय था। आपने बीच में देखा होगा कि जब महेश्वर कहते हैं, लेखक कहते हैं कि गर्मी बहुत है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगती है, तो महेश्वर कहते हैं मच्छर भी बहुत है भाई, लेकिन क्या करें, बड़े बड़े लोहे के पलंग हैं जिनको बाहर निकालना मुनासिब नहीं है। तो जब नीचे जाएंगे, तब नीचे की क्वार्टर में अगर रहेंगे हम, तब हम 4 पहिया खरीद लेंगे। तो ऐसे वो बातें करते। तो कौन सा मौसम था जब महेश्वर का जो परिवार है पहाड़ों में जिस समय रह रहा था, वो कौन सा मौसम था? गर्मियों का मौसम था। लेखक उनके घर आए थे, तब कौन सा मौसम था? गर्मियों की ऋतु थी। तो गर्मी की ऋतु में लेखक मालती के घर पर उनसे खैर खबर पूछने के लिए आए थे। तो दिन भर की तपन यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, उमस तो नहीं होती उस समय, लेकिन तपता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अशांति, और तपन के कारण कैसी होती है? अशांति, बेचैनी रहती है हमारे मन के अंदर। और थकान, और बिना काम करे तो थकते ही है, बिना काम करे भी गर्मियों के दिनों में थक जाते हैं। दाह एकदम अग्नि से जलती है, और पहाड़ों से वे भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जैसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ रूपी वृक्ष रूपी बुझाए आकाश की ओर बढ़ा रखी है। जैसे जो बादल है, चांदनी है, वो जा रही है, और चीड़ के जो वृक्ष है वो ऊंची ऊंची डालियों को ऊपर ऊपर कर करके उन बादलों की जो ठंडक है, शीतलता है, उसको लेना चाहते हैं। आकाश की जो शीतलता है, चांदनी की जो शीतलता है, उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पर यह सब मैंने जो देखा, अकेले मैंने, कि यह सब जो मैंने देखा है, मैंने ही देखा, मैंने ही, लेखक ने स्वयं नहीं देखा है और किसी ने नहीं देखा है, बस मैं ही इस आसमान की सुंदरता को, रात्रि भरी पूर्णिमा कालीन सुंदरता को देख रहा हूँ। अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे हैं, ऊँच नहीं, ऊँघ रहे हैं, यानी नींद ले रहे हैं। मालती उस समय भोजन से निवृत्त यानी कि पूर्ण करके, भोजन को पूर्ण करके दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं, कि मैंने ये कहा कि भाई 11 बजने वाले, उससे पहले ही वो बोल रही है कि छुट्टी हुई जाती है, मेरी अभी छुट्टी होने वाली है। धीरे से सिर हिलाकर बता रही है कि रोज ही इतने बज जाते हैं, कि मुझे रोज ही इतने बज जाते हैं 11 बजे। सुबह जल्दी उठी हुई एक महिला है, पूरे दिन अनवरत बिना रुके काम करती रहती है। घड़ी के घंटों को गिन कर वो अपना जो समय है वो बताती रहती है, और अपने समय के अनुसार, घड़ी के घंटों के अनुसार डेली 3 बजे ये काम होना है तो 3 बजे ही हो रहा है, 4 बजे ये काम होना है तो 4 बजे हो रहा है। मालती का ही घर नहीं, ऐसी कई गृहस्थियाँ हैं, ऐसे कई घर हैं, कई मकान हैं जिनमें ये रूटीन चलता है, और डेली यही रूटीन चलता है। और इस रूटीन से, इस दैनिक दिनचर्या से कई लोग ऊब जाते हैं।
इसलिए हमें हमारे जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर लाना चाहिए। कभी कभी थोड़ा सा लेट खाना चाहिए, कभी कभी जल्दी खाना चाहिए, कभी कभी हमें थोड़ा सा मनोरंजन के लिए बाहर भी जाना चाहिए। थोड़ा सा ये परिवर्तन हमारे जीवन में उत्साह का संचार करता है। उत्साह के संचार के लिए परिवर्तन आवश्यक है और ये परिवर्तन हर क्षेत्र में होना चाहिए, न कि आपके मनोरंजन में ही होना चाहिए बल्कि आपके मानसिक स्तर को भी, मतलब केवल आपको मनोरंजन नहीं देगा, ये आपका मानसिक स्तर भी स्वस्थ रखेगा, साथ में आपके मन मस्तिष्क को ये तरोताज़ा रखने का कार्य करेगा, जिससे आपके मन और मस्तिष्क में ऊब नामक जो तत्व है वो उत्पन्न न हो जाए। तो मालती का जो जीवन है बच्चों ये ऐसा ही था, ऊब जैसा जीवन हो गया था। एक यंत्रवत जो एक मशीन नहीं चलती है, डेली वही कार्य कर रही है, मशीन जो इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो कार्य करती जाती है, वैसे ही जो मालती है वो भी वैसे ही कार्य कर रही थी। उसको इतनी बजे खाना बनाना है, इतनी बजे ये काम करना है, उतनी बजे ये काम करना है, डेली यही रहता है। तो ऐसा ना हो कि जीवन में ये ऊब आ जाए और हम जीवन से निराश हो जाए, निरस्ता आ जाए। जीवन को उत्साहपूर्ण बनाने के लिए उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया होना चाहिए और हमें भी हमेशा नया कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। मालती ने यह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था। एक चंद्रमा की चंद्रिका क्या होती है? चांदनी। चांदनी के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और एकाएक मानो किसी शैशव उचित नम्रता से भर उठा हो, खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल कर आई। देखिए बच्चों, बच्चा गिर गया है, क्योंकि बच्चा जब अकेला सोता है करवट लेते लेते गिर गया है, तो पिता आधी नींद पूरी कर चुके हैं 11 बजे तक। लेखक भी जग रहे हैं और मालती भी जग रही है। मालती अपना काम निपटा रही है, जितने बच्चा गिर गया, रोने लग गया और लेखक ने उठा लिया। मालती की एक जिम्मेदारी आ गई कि भाई अब उसको चुप कराना है, पहले उसको सुलाना है। ठीक है, मैंने उस खद्द शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया, फटाफट जल्दी हो गया है। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया कि बच्चा रोज रोज ऐसे ही गिरता है। मतलब बच्चे के गिरने का भी रूटीन बन रखा है। काम करने का तो रूटीन बनता ही, काम करने की दिनचर्या तो होती है, साथ में बच्चे को जो चोट लग रही है वह भी एक दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लेखक ये सुनकर स्तब्ध रह गए, एकदम मौन हो गए, कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। फिर अचानक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। मेरे मन ने ही मेरे मन को बोल दिया, लेकिन बाहर कहने की हिम्मत ना हुई। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है? किसको? मालती को कह रहे कि तुम एक महिला हो, युवती हो, लेकिन तुम माँ हो, तुम्हारे हृदय को क्या हो गया? तुम्हारा बच्चा रोज गिर रहा है और तुम बोल रहे हो रोज का काम है। तो ये कैसी दिनचर्या है, ये कैसा जीवन है? लेखक थोड़े से यहाँ स्तब्ध हो रहे हैं। जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह रही हो कि रोज ही गिरता रहता है। आप माँ को तो, बच्चा जब गिर जाता है तो माँ तो उत्कंठ हो जाती है, बिल्कुल एकदम ऐसी आहत हो जाती है कि मेरा बच्चा कैसे गिर गया, और टीटी जितना छोटा बच्चा है वो कैसे गिर गया, उसको चोट कहाँ लगी, देखने की कोशिश करती है। लेकिन क्या स्वर निकला मालती के मुँह से? रोज का गिरना है, ये रोज गिरता रहता है ऐसे ही। और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है, और तब एकाएक मैंने जाना कि यह भावना मिथ्या नहीं है, ये गलत नहीं है, ऐसे ही नहीं है, बेकार नहीं है। मिथ्या का मतलब ऐसे बेकार नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में, कुटुंब क्या होता है? उस परिवार में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। कोई ऐसी छाया है वो इस परिवार में घर कर गई है कि एक मानवीय तत्व उनके अंदर नहीं है। बच्चा रो गया है, न तो महेश्वर को एहसास हुआ, न मालती को एहसास हुआ कि बच्चा गिर गया है, कहीं चोट लग गई होगी, उसको देखे नहीं। उनका रोज का काम है, उस रूटीन दिनचर्या में उन्होंने डाल दिया। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में, मतलब ऐसा तो नहीं था कि मालती और महेश्वर बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसा तो नहीं था। उनके विवाह को 2 वर्ष हुए थे, एक बच्चा था उनके पास, और इस उम्र में भी वे ये कह रहे हैं कि ये ऐसा ही होता है, दिनचर्या के कारण उनके मन में ऊब हो गई है कि पहले ही यौवन में धुन की तरह लग गई है।
घुन, घुन बोलेंगे, घुन। और घुन क्या होता है? कीड़ा होता है, वो धीरे 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 हमारे सारे अनाज को खत्म कर देता है, या लकड़ी में लग जाता है तो लकड़ी को समाप्त कर देता है। ऐसे ही मालती और महेश्वर के जीवन में वो घुन लग गया था। धीरे 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 वो घुन अपना जो दायरा है वो बढ़ा रहा था। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई, उसका इतना अभिन्न अंग हो गई कि वे उसे पहचानने को नहीं, उसी की परिधि में पूरे हुए चले जा रहे हैं। पूरे हुए नहीं कि उसी के अंदर पूर रहे हैं, उसी को पूर्ति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया, मैंने देख भी लिया कि वो जो छाया है इनके घर में आ गई है वो क्या है। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई, टीटी चुप हो गया और सब कुछ शांत हो गया। महेश्वर फिर लेटकर ऊँग रहे थे। यहाँ पर ऊँग है बच्चों, ठीक है। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर सो गया था, चुप हो गया था। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए हैं, अब मालती के सोने का समय है। 11 में थोड़े सा समय कम था, घंटा नहीं बजा जब तक उसके जीवन में कुछ न कुछ होता रहा। बच्चा गिर गया, फिर वो रोने लगा, उसको चुप कराते 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 और वो खुद भी लेट गई। अब लेटने के बाद उसको लेटने को कब मिला? जब 11 का घंटा बजा। तो 11 का घंटा उसने कहा था कि 11 यही 11 बज जाते हैं रोज के, तो रोज के 11 की तरह आज भी 11 ही बजे, वो उससे पहले नहीं सो पाई। तो कोई ना कोई काम इस तरह से होता रहा। तो ये था मालती का नीरस जीवन, ऐसा यंत्रवत जीवन जिसको वो जी रही थी। जी क्या रही थी? ढो रही थी। ऐसे कई परिवारों की कहानियां हैं जिसमें जो महिलाएं हैं वो ऐसे ही यंत्रवत जीवन जीती है। उसमें किसी प्रकार का उत्साह, किसी प्रकार का हर्ष नहीं होता है, हमेशा उसमें खिन्नता रहती है उस जीवन में। तो ऐसी खिन्नता ना हो उसके लिए हमने क्या करना है? परिवर्तन करना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है। जीवन को जीवन की तरह जीना चाहिए, ना कि नीरसता के साथ। जो भी हमें मिला है उसे अच्छे से स्वीकार करना चाहिए, खुशी खुशी जीवन जीना चाहिए। तो आज के दौर में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जीवन जीता होगा। अगर जीता है तो उसके जीवन में उत्साह और उमंग भरना आवश्यक है। तो परिवार के सदस्यों का दायित्व बन जाता है कि कोई भी एक दूसरे को इस तरह के जीवन जीने के लिए आदी न बनाए। तो आज हमने ये कहानी पूरी करी है बच्चों, और आपका होमवर्क ये है कि आपको इस कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। कहीं भी लिख लीजिए, आपके पास जो भी नोटबुक है उसमें लिख लीजिए, और देखना है कि आप इस कहानी को शॉर्ट में कितना लिख सकते हो। काफ़ी बड़ी कहानी है, 2 दिन में पूरी हुई है, लेकिन आपको सारांश में ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है। 100 शब्दों से ज़्यादा मत लिखना, 100 या 150 शब्दों से ज़्यादा कहानी नहीं होनी चाहिए। आपके सारांश में इतनी आएगी। जब आप इस कहानी को लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें सारांश कितना लिखना है। तो ये है आज आपका होमवर्क। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर बाकी है, तो अगले वीक मिलेंगे। और नेक्स्ट वीक हम मंडे को नहीं मिल पाएंगे शायद, क्योंकि रक्षाबंधन है मंडे को। हो सकता है ट्यूसडे को मिले, तो ट्यूसडे को हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।